हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एसी ब्रिजेस के लेक्चर सीरीज़ में। आज हम जो अपना इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए ब्रिजेस पढ़ रहे थे उसमें हम हेज ब्रिज पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैक्सवेल ब्रिज को डिस्कस किया था, जिसमें अननोन इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए आप एक जो सेटअप काम में ले रहे थे उसमें यहाँ पे आर और सी का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, जो आपकी वेरिएबल आर्म्स थी, तो उसमें आर और सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने काम में लिया और बैलेंस इक्वेशन से जो आपने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला निकाला दैट लिमिट्स द रेंज ऑफ क्यू मेजरमेंट। आपका जो क्यू मेजरमेंट का जो रेंज था वो लिमिटेड है मैक्सवेल ब्रिज के साथ। उस कमी को दूर करने के लिए और उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने हेज ब्रिज बनाया है। तो सेकंड जो हेज ब्रिज है वो आपको याद रखने में आसानी होगी कि ये इंडक्टेंस मेजरमेंट सीरीज में आपका सेकंड ब्रिज है और उसमें हम जो क्यू मेजरमेंट रेंज कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। और उसको इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया है, हमने जो हमारा वेरिएबल आर्म का जो ब्रांच था उसमें सी और आर को सीरीज में लगा दिया है। अब आर और सी का सीरीज जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से हमें आर और एल जो है वो इंडक्टेंस का मेजर करके दे रहा है और किस तरीके से हम अपना करंट का जो रेंज है वो हाई क्यू रेंज तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इसकी बैलेंस इक्वेशन से हम पता लगा लेंगे। तो हेज ब्रिज यूज फॉर इंडक्टेंस मेजरमेंट, फॉर हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर मेजरमेंट। और आपका याद रखना कि जो आपकी कॉइल है उसके अपोजिट आर्म में आर और सी सीरीज में है, पैरेलल में है तो मैक्सवेल ब्रिज, सीरीज में है तो आपका हेज ब्रिज। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक एप्लीकेशन होने के बाद में हम इसकी बैलेंस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। अगर बैलेंस इक्वेशन को हम इसको डिस्कस करें तो देखिए, ये आर्म आपकी जो भी आपका अननोन कॉइल है आप इसको इस ब्रांच में अटैच करते हैं। कॉइल का इंडक्टेंस Lx और रेजिस्टेंस Rx है। ये आपकी R2 और R3 रेजिस्टिव ब्रांच है, ये वैल्यू आपकी ऑलरेडी फिक्स है। ये आपकी वेरिएबल आर्म है जिसको स्लाइडर पे मूव कर करके आप R और C को कंटिन्यूसली मूव करते हैं तब तक कि आपको डिटेक्टर पे 0 ना मिल जाए। तो दिस बाय दिस है ना, Zx by R3 should be R2 by Z4। जो हमारा सिंपल ब्रिज का बैलेंस इक्वेशन का सेटअप है वो यहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे, बस इम्पिडेंस को कंसिडर करेंगे। Z4 जो है वो क्या है, दो R और C कंपोनेंट सीरीज में है। Z4 विल बी R4 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C4। तो आप उसको लिख सकते हैं J ओमेगा C4, अगर आप उसका कॉमन फैक्टर माने तो 1 प्लस J ओमेगा C4 R4। ठीक है, तो Z4 की जगह आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो ZX अभी हमारा क्या आ रहा है, ZX इज R2 R3 बाय Z4। मैं Z4 को लिखती हूँ R2 R3 बाय Z4 का ये जो न्यूमरेटर था ये यहाँ पे 1 प्लस J ओमेगा C4 R4 और ये ऊपर चला जाएगा फैक्टर J ओमेगा C4। ठीक है, आप यहाँ पे ZX जो आपकी अननोन कॉइल है उसके इम्पिडेंस को भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये हो जाता है RX प्लस J ओमेगा LX, है ना। और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे, J ओमेगा को आप बाहर की तरफ रखिए ताकि इमेजिनरी और रियल पार्ट को डिफरेंशिएट करने में कोई कंफ्यूजन ना हो और आप गलती ना कर दें। J ओमेगा ये हो गया R2 R3 C4 और यहाँ पे आपका हो गया 1 प्लस J ओमेगा C4 R4। इस आपके एक्सप्रेशन को आप अगर रियल और कॉम्प्लेक्स जो रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो पहले आप डिनोमिनेटर को रियल में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आप उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है ना C4 R4। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कीजिए उसी फैक्टर से J ओमेगा C4 R4। अब ये आपका रियल बन जाएगा। तो यहाँ के जो आपके न्यूमरेटर में जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनको इसके बराबर करके और आप अपनी RX और LX अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। यही करते आए हम, RX प्लस J ओमेगा LX, ऐसा ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा, देखिए इमेजिनरी पार्ट ये इससे मल्टीप्लाई J ओमेगा R2 R3 C4 और ये हो जाएगा माइनस J² ओमेगा स्क्वायर, माइनस J² इज -1 तो मैंने इसे लिख दिया +1
1 डॉट ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 और C4 स्क्वायर R2 R3 C4 और R4। ठीक है ना, तो ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। इस 1 को हटा दीजिए, कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सब डिवाइड कर लीजिए और अलग अलग करके अगर आप उसको इक्वल करेंगे तो देखिए इसका ये है इमेजिनरी पार्ट जे ओमेगा और ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो जे ओमेगा को अगर हम कैंसिल करके LX निकालें तो LX विल बी R2 R3 C4 डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर, है ना। ये आपका आ गया LX और ये आपका रियल पार्ट है, तो RX विल बी ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर R4 स्क्वायर। तो ये आपकी दोनों बैलेंस इक्वेशन आ गई है। दोनों बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन और रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, यहाँ पे आपके R2 R3 आपको ऑलरेडी पता थे, C4 और R4 को वेरी करके आपने बैलेंस इसमें सेटअप किया है और उस बैलेंस्ड कंडीशन में आप C4 और R4 की वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। ये वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं सर्किट में और ओमेगा आपको पता है, तो इन पैरामीटर्स को रख के आप जो भी आपने कॉइल यहाँ पे सर्किट में अटैच की थी उसका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन, किसी भी ब्रिज को हम बनाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि हम किसी भी कॉइल का क्वालिटी फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकें। और कई बार हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते उसके इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम एक कॉइल को लाएं, उसे ब्रिज में सेट करें और ब्रिज को बैलेंस करके और उसका क्वालिटी फैक्टर मेजरमेंट करके हम चले जाएं कि क्या ये हमारी जो कॉइल है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो बहुत बार ब्रिज की स्टडी करते वक्त हम ये भी देखते हैं कि क्या ये हमें डायरेक्ट क्यू मेजर करके दे रहा है क्या। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इसके कॉइल के क्वालिटी फैक्टर के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलता है। क्यू ऑफ कॉइल क्या होगा, क्यू ऑफ कॉइल विल बी ओमेगा LX बाय RX। उसको अगर आप लिखेंगे ये पूरा का पूरा फॉर्म, तो ओमेगा LX आपका था, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे LX में दिस बाय दिस, RX में दिस बाय दिस, तो ये जो आपका डिनोमिनेटर था दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आप उसको लिख सकते हैं ओमेगा R2 R3 C4 डिवाइड बाय ओमेगा RX का भी केवल न्यूमरेटर लिया, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर R2 R3 R4 C4 स्क्वायर। तो Q ऑफ कॉइल क्या आ गया, Q ऑफ कॉइल इज ओमेगा, ये गया R2 R3 C4, है ना। Q ऑफ कॉइल आपका आ गया ओमेगा R4 C4। देखिए ये भी आपका एक डायरेक्ट ही एक्सप्रेशन आपको मिल गया है। सिग्नल का फ्रीक्वेंसी आपको पता है, ओमेगा आपको पता है, R4 और C4 जो है वो वेरिएबल आर्म्स के बैलेंस कंडीशन पे वैल्यूज हैं, वो भी आप डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। तो इतनी कैलकुलेशन आपको करके इन कंपोनेंट को फाइंड आउट करके क्यू मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करना चाहते तो ये जो आपका हेज ब्रिज है वो मैक्सवेल ब्रिज की तरह ही आपको डायरेक्ट क्यू मेजरमेंट करके देता है। अब हम इसके अगर डिफरेंट सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करें तो देखिए कि इसमें जो LX और RX है वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर नहीं है। इंडिपेंडेंट टू ईच अदर का मतलब ये होता है कि LX किसी एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है और RX दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है, तो आप उन दोनों को अलग अलग सेट करके जल्दी बैलेंस जो है वो अचीव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इनके जो बैलेंस इक्वेशंस निकली है उसमें C4 और R4 दोनों ही इंक्लूडेड है। तो पहले C4 को सेट करके आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो R4 के लिए वो वेरी कर जाता है, फिर R4 को आप सेट करते हैं। तो इस तरह से इसका जो बैलेंसिंग कंडीशन है वो अचीव करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो बोथ द बैलेंस इक्वेशन का मतलब होता है LX और RX की फाइनल वैल्यू कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन। बोथ द बैलेंस इक्वेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सेकेंडली
बैलेंस इक्वेशंस आर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। यहाँ पे जब हम इनको फाइनल कैलकुलेट करते हैं तो इसमें जो आपका पावर सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक अपना रोल प्ले कर रही है, और अगर बैलेंस कंडीशन में किसी भी वजह से अगर आपका सोर्स जो सिग्नल है जो आपने एसी सोर्स लगाया है उसमें फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन होता है तो आपका जो ब्रिज है वो अनबैलेंस कंडीशन में चला जाता है। तो ये इसके फीचर्स हो गए, बैलेंस इक्वेशन के डिस्कशन हो गया। ये वाला जो क्यू फैक्टर कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज एडवांटेजियस पॉइंट फॉर हेज ब्रिज। इसमें आप डायरेक्ट क्यू मेजर कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और आपका इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर आ जाता है कि देखिए C4 की जो वैल्यू होती है वो जनरली माइक्रोफैरेड्स में रहेगी। तो आप इस फॉर्मूले की मदद से हाई वैल्यू का क्यू भी मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में आपको बहुत हाई वैल्यू का R4 नहीं चाहिए होगा, जैसा कि मैक्सवेल का एक मेजर लिमिटेशन है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू बहुत कम है और इसकी बहुत हाई वैल्यू ना चाह के और ना इम्प्लीमेंट करने में भी आप अपने अफोर्डेबल एलिमेंट्स के साथ हाई क्यू मेजर करके दे सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपने हेज ब्रिज लिखा है उसके साथ आप लिखेंगे इसकी एप्लीकेशन है Q शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, Q लेस देन 10 है तो आप मैक्सवेल ब्रिज की तरफ मूव कीजिए, उस कंपोनेंट को आप काम में लीजिए, उस सर्किट को आप काम में लीजिए। Q इज ग्रेटर देन तो इसकी एप्लीकेशंस हो जाती है। अगर हम डिस्कस करें तो दिस इज यूज फॉर हाई वैल्यू ऑफ Q मेजरमेंट greater than 10. Both balance equations are frequency dependent as well as frequency equations are not independent to each other. तो यहाँ पे आपके हेज ब्रिज जो कि इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए काम में आने वाला एक सेकेंड टाइप ऑफ ब्रिज है वो उसका डिस्कशन खत्म होता है। ये मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन है और इसमें जो R और C है वो सीरीज में लगे हैं, तो इससे इस तरह से आपको याद करना आसान रहेगा। तो अपना इस हेज ब्रिज के बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स ब्रिज पढ़ेंगे जो कि अगेन एक इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए काम में आने वाला पॉपुलर ब्रिज है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ते जाइए, इनके नोट्स बनाइए, एक के साथ एक को सीक्वेंस में आप लिखिए ताकि आप उन्हें रिकॉल आसानी से कर सकें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।